न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस प्रोग्राम की, जहां पर इस पूरे प्रोग्राम में हम आपको देश भर की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे और क्या कुछ है वो बड़ी खबरें रूपाली शुरुआत करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और सबसे पहले चर्चा होगी राहुल गांधी के महाराष्ट्र के दौरे पर। आपको बता दें वहां पर कुछ दिन पहले जो है हिंसा हुई थी और उस हिंसा में 2 लोगों की मौत जो है वो वाकया हुई थी, जिसके परिजनों से आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उनके वहां पर मिलने जा रहे हैं। लेकिन इसे भी एक प्रोपोगेंडा जो है विपक्ष सत्ता पक्ष ने जो है बताया है और साफ तौर पर कहा है कि ये एक ढोंग है जो राहुल गांधी के द्वारा किया जा रहा है। इस पर भी खास चर्चा की जाएगी और इस दौरे को लेकर महत्वपूर्ण बातें भी जो है वो आपको बताई जाएंगी। बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर दूसरी महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश से रहने वाली है, जहां पर कि पीलीभीत में एक मुठभेड़ हुई है। इसमें 4 लोगों की मौत भी जो है वो वाकया हुई है। पूरी खबर क्या है? पंजाब और यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया है और इस दौरान खालिस्तान कमांडो फोर्स के 3 आतंकी ढेर हुए हैं। 4 नहीं, माफ कीजिएगा, 3 आतंकियों को यूपी और पंजाब पुलिस द्वारा ढेर किया गया है। पूरी जानकारी क्या है वो भी आपको साझा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये ऑपरेशन जो है वो जारी है। तो बिल्कुल इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां पर आपको बता दें कि यहां पर महाराष्ट्र दौरे के बाद दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो यूपी में बिजली को लेकर बड़ा मुद्दा जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर बिजली निजीकरण के लिए बिजली रथ जो है वो निकाला जा रहा है, जहां पर एम्प्लॉयज के द्वारा रोष भी प्रकट किया जा रहा है। और यहाँ पर बड़ा सवाल सरकार के खिलाफ भी हो रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग जो है समर्थन में निकलकर सामने आ रहे हैं और यूपी का पूरा मामला है, इस पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। और यहाँ पर यूपी में बिजली के निजीकरण के खिलाफ जो बिजली रथ निकाला गया है उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। बिल्कुल दिल्ली के हवाले से भी बात होगी, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो जारी हैं और इसी बीच में आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण लगातार कर रही है और महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण को लेकर एक और बड़ी स्कीम यहां पर लागू की गई है और इसका पंजीकरण जो है वो आज से शुरू हो जाएगा। स्कीम का नाम आपको बता दूं, महिला सम्मान और संजीवनी योजना इस स्कीम का नाम है। इसका पंजीकरण, इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से शुरू होगी और तमाम महिलाओं को इसका जो फायदा है वो देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि अब सीधा आपको रोजगार मेले ले चलेंगे, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस रोजगार मेले को संबोधित कर रहे हैं। जो भी लोग वहां पर मौजूद हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज भी 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। बीते 1-1.5 साल में ही लगभग 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पहले की किसी भी सरकार के समय इस तरह मिशन मोड में युवाओं को भारत सरकार में पक्की नौकरी नहीं मिली है। लेकिन आज देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही है। मुझे खुशी है कि इस पारदर्शी परंपरा से आए युवा भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा में जुट रहे हैं। साथियों, किसी भी देश का विकास उसके युवाओं के श्रम, सामर्थ्य और नेतृत्व से होता है। भारत ने 2047 तक
विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। हमें इस संकल्प पर भरोसा है, इस लक्ष्य की प्राप्ति का विश्वास है। वो इसलिए क्योंकि भारत में हर नीति, हर निर्णय के केंद्र में भारत का प्रतिभाशाली युवा है। आप पिछले एक दशक की पॉलिसीज को देखिए। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसी हर योजना युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई है। भारत ने अपने स्पेस सेक्टर में नीतियां बदली। भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया और इसका सबसे ज्यादा लाभ भारत के युवाओं को हुआ। आज भारत का युवा नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। आज जब एक युवा अपना स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है तो उसे एक पूरा इकोसिस्टम अपने साथ सहयोग के लिए मिलता है। आज जब कोई युवा स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने का प्लान करता है तो उसे ये विश्वास होता है कि वो असफल नहीं होगा। आज स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग से लेकर टूर्नामेंट तक हर कदम पर युवाओं के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं बन रही हैं। आज कितने ही सेक्टर्स में हम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। आज रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग तक, स्पेस सेक्टर से लेकर डिफेंस सेक्टर तक, टूरिज्म से लेकर वेलनेस तक, हर सेक्टर में अब देश नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। साथियों, हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा प्रतिभा को निखारने की जरूरत होती है। ये जिम्मेदारी देश की शिक्षा व्यवस्था पर होती है। इसलिए नए भारत के निर्माण के लिए देश दशकों से एक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की जरूरत महसूस कर रहा था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश अब उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। पहले पाबंदियों के कारण जो शिक्षा व्यवस्था छात्रों पर बोझ बन जाती थी, वो अब उन्हें नए विकल्प दे रही है। अटल टिंकरिंग लैब्स और आधुनिक पीएम श्री स्कूलों के जरिए बचपन से ही इनोवेटिव माइंडसेट को गढ़ा जा रहा है। पहले ग्रामीण युवाओं के लिए दलित, पिछड़ा,
आदिवासी समाज के युवाओं के लिए भाषा एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती थी। हमने मातृभाषा में पढ़ाई और एग्जाम की पॉलिसी बनाई। आज हमारी सरकार युवाओं को 13 भाषाओं में भर्ती परीक्षाएं देने का विकल्प दे रही है। बॉर्डर जिले के युवाओं को ज्यादा मौका देने के लिए हमने उनका कोटा बढ़ा दिया है। आज बॉर्डर एरिया के युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देने के लिए विशेष भर्ती रैलियां की जा रही हैं। तो आप साफ तौर से तस्वीरें आपके सामने, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रोजगार मेले में युवाओं को उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात दी है। 71,000 युवाओं के लिए नियुक्ति पत्र जो है वो आज यहां पर उन्हें सौंपे गए हैं और 45 अलग अलग जगहों पर इस रोजगार मेले के कार्यक्रम का आयोजन देखने को मिला है। दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर, लेह में भी ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को, भारतवर्ष के युवाओं को बड़ी सौगात दी है, जहां पर 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं और तमाम उपलब्धियां जो है वो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक कर गिनवाई हैं और साफ तौर से कहा गया है कि लगातार युवाओं के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 10 सालों से काम कर रही है और आगे आने वाले 5 सालों में भी लगातार पीएम मोदी की सरकार जो है वो काम करती नजर आएगी। अब सीधे लखनऊ चलेंगे, जहां पर कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम को संबोधित करें। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है कि अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले किसानों को यहां पर सम्मान किया गया। कृषि वैज्ञानिकों को भी सम्मान दिया गया। किसानों को प्रदेश सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री कृषक सम्मान योजना के अंतर्गत 11 ट्रैक्टर भी दिए गए। यह जितने भी कार्य डबल इंजन की सरकार के द्वारा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिए जा रहे हैं, इसके पीछे का एक ही हेतु है जो चौधरी साहब कहा करते थे कि अगर किसान गरीब होगा तो भारत अमीर नहीं हो सकता। भारत को समृद्ध बनाने के लिए हमें अपने अन्नदाता किसान को समृद्ध बनाना पड़ेगा और अन्नदाता किसानों के लिए जो प्रयास 2014 से प्रारंभ हुआ वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। दुनिया उसको मॉडल के रूप में ले रही है। वह सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाने का कार्य हो, खेती को तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य हो, या फिर किसानों के लिए किसान कृषक दुर्घटना बीमा योजना हो, किसान बीमा प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना हो, फसल बीमा योजना हो, कृषि सिंचाई की योजना हो, या फिर किसान सम्मान निधि। यानी अगर आप कह सकते हैं कि आजादी के बाद जिन बातों के लिए चौधरी साहब का कांग्रेस के साथ मतभेद हुआ था और वह किसानों का मुद्दा था, उन मुद्दों को पहली बार भारत की राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना करके सरकार की प्राथमिकता का विषय बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आप याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस बात को कहा था। उनका मानना था हमें किसान की आमदनी को दोगुना करना है। इसके लिए उन्होंने जो इनिशिएटिव उठाए उसके परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश के अंदर भी अकेले मैं आपको बताऊं 1996 से लेकर के 2017 तक 22 वर्ष में
प्रदेश के अंदर कुल 95,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के खाते में गया था और 2017 से लेकर के अब तक यानी 22 वर्ष में 95,000 करोड़ और 17 से लेकर के 23 के बीच में 24 के बीच में मात्र 7-7.5 वर्ष में हमने 2,61,000 करोड़ रुपए की राशि अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से दिए हैं। ये केवल गन्ना किसानों की बात मैं कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी का जोर एक बात को लेकर के है, वह है कि लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना और इसी के माध्यम से हम किसान को समृद्ध कर सकते हैं, खुशहाल कर सकते हैं, भारत को खुशहाली के मार्ग पर प्रशस्त कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश तो इसके लिए बहुत उर्वरा भूमि है, प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा है। जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती पर यह संबोधन जो है वो किया जा रहा था और किसानों को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चाएं जो है वो की जा रही थी, चाहे वो स्कीम्स की बात हो या फिर किसान निधि योजना की बात हो, हर एक चीज पर चर्चा जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, जहां पर अगर बात की जाए महाराष्ट्र के दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी है और आज उनका महाराष्ट्र में दौरा देखा जाएगा। आपको बता दें, परभणी में पीड़ित परिवार से राहुल गांधी मिलेंगे और राहुल के महाराष्ट्र दौरे को लेकर सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। मुद्दा कोई भी हो, सियासत हमेशा देखने को मिलती है और यहां पर बीजेपी ने राहुल गांधी के इस दौरे को साफ तौर पर एक बड़ा ढोंग और नौटंकी जो है वो बताया है। और यहां पर आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो है परभणी में हिंसा हुई थी, जिसके बाद 2 लोगों की मृत्यु हुई थी और उनके परिजनों से मिलने राहुल गांधी जो है वो महाराष्ट्र दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर बीजेपी तंज कसती हुई नजर आई, बयान देती हुई नजर आई कि ये दौरा महज एक ढोंग है जो लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। और जिस तरीके से ये हिंसा भड़की थी, आपको बता दें बाबा साहेब अंबेडकर की जो स्मारक है उसको क्षतिग्रस्त करने के बाद ये पूरी हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी और ये हिंसा इतनी ज्यादा भड़की थी जिसके बाद 2 लोगों की मृत्यु जो है वो इसमें हुई थी और आज उनके परिजनों से मिलने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं और कुछ दिन पहले एक हिंसा जो है वो महाराष्ट्र में हुई थी, 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद कि उनके परिजनों से मिलने के लिए राहुल गांधी आज महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। तो महाराष्ट्र दौरे पर राहुल गांधी हैं, इस पर क्या कुछ अहम अपडेट्स हैं? हिंसा में मारे गए 2 लोगों के परिजनों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, 10 दिसंबर को अंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई थी और उसके बाद ये हिंसा पूरी भड़की थी। वहीं प्रतिमा के क्षतिग्रस्त होने पर हिंसा की खबरें सामने भी आई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और आज उन्हीं के परिजनों से मिलने राहुल गांधी जा रहे हैं। बिल्कुल आपको बता दें कि इसी पर अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हमलावर है। राहुल के परभणी दौरे पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार कटाक्ष करती नजर आ रही है। बिल्कुल, राहुल के दौरे को नौटंकी करार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर। वहीं नौटंकी करने के बजाय इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी जो है राहुल गांधी से कह रही है। रचनात्मक तरीकों से समाज को कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है, इस पर भी ये बयान जो है कसती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई और साफ तौर पर हमलावर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस हिंसा को लेकर होती हुई नजर आ रही है, इस दौरे को लेकर नजर आ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। इरशाद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, बताइएगा इस दौरे को लेकर क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हिंसा के बाद ये दौरा हो रहा है और सियासत जो है फिर भी देखने को मिल रही है। देखिए, खासतौर से हम देख रहे हैं कि 10 दिसंबर को परभणी मराठवाड़ा में खासतौर से एक हिंसा भड़की थी, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो एक प्रतिमा है उसके सामने जो संविधान की किताब होती है तो वो उससे क्षति पहुंचाई गई थी, जिसके बाद हिंसा भड़की थी। हिंसा में बहुत ही ज्यादा उग्र रूप धारण किया था, आगजनी हुई, पत्थरबाजी की भी घटनाएं हुई। इसके बाद यहाँ 2 लोगों को, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन एक अम्बेडकरवादी जो थे सोमनाथ जी, उनके हिरासत में, पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी और उसके बाद
यहाँ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई। तो खास तौर से हर नेता ने इस घटना को लेकर निंदा जताई थी और जो परिवार के जो 2 लोग मरे थे उनके घरों को जाकर जो है नेताओं ने भेंट दी है। बिल्कुल अभी हाल ही में इरशाद, अब जब राहुल गांधी जो है संभल जाने का प्रयास कर रहे थे, जो मृतक वहां पर थे उनके परिजनों से मिलने का प्रयास कर रहे थे, तभी उन्हें रोका गया। और आज जब वो महाराष्ट्र के पीड़ितों के घर पर जाना चाहते हैं, जो 2 लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों से मिलना चाहते हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर नजर आ रही है। तो किस तरीके की राजनीति चल रही है यहाँ पर देश में? शिपन, देखिए खास तौर से हम देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन के बाद जो है सत्ता पक्ष विरोधियों पर हमला बोलता ही है और खास तौर से जो उनके द्वारा जो वहाँ लाइन ऑर्डर की सिचुएशन है, वहाँ की जो स्थिति है उस पर विरोध, खास तौर से विरोधी पक्ष के नेता जो रहते हैं वो आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उन्हें डर लगता है कि कोई उनके खिलाफ कोई साजिश न रची जाए और जो है सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ चलते रहता है। आज राहुल गांधी परभनी पहुंचने वाले हैं, उससे पहले ही यहाँ जो राजस्व मंत्री जो है बावनकुळे जी, उन्होंने बीजेपी के, उन्होंने खुद पहले इस पर हमला बोल दिया है। तो ये कहीं ना कहीं अभी कल भी खास तौर से वहाँ डिप्टी सीएम जो अजित पवार वो भी परभनी पहुंचे थे, वहाँ उनके परिवारों से मिले हैं, उससे पहले शरद पवार मिले हैं। तो हर नेता वहां पहुंचकर एक अपना दुख जता रहा है, उनसे परिवार के साथ में। ठीक है इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इरशाद अहमद यहाँ पर लगातार अपडेट कर रहे थे महाराष्ट्र से, जहां पर कि राहुल गांधी का आज महाराष्ट्र दौरा देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले हिंसा वहां पर हुई थी, 2 लोगों की मौत इस हिंसा में देखने को मिली थी और उन्हीं के परिजनों से मिलने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए या फिर कुछ अन्य बातों को सामने रखने के लिए राहुल गांधी, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो आज महाराष्ट्र जाना चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात पर भी कटाक्ष करती नजर आ रही है। आगे बढ़ जाएंगे, यूपी के पीलीभीत में आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। खालिस्तानी कमांडो फोर्स के 3 आतंकी जो है वो इस दौरान ढेर कर दिए गए हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये एनकाउंटर किया है, जिसमें कि 3 आतंकियों को मारा गया है। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल्स भी बरामद किए गए हैं। बड़ी कामयाबी यहां पर यूपी और पंजाब पुलिस को हासिल हुई है, जहां पर कि खालिस्तानी कमांडो फोर्स के 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। तस्वीर आपके सामने, ये वही AK-47 है जो कि यहां पर पुलिस द्वारा बरामद की गई है, लेकिन आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ ही साथ पंजाब पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन, जिसमें कि 3 खालिस्तानी आतंकी ढेर कर दिए गए। तो बिल्कुल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पंजाब और यूपी पुलिस ने एक एनकाउंटर को जो है अंजाम दिया, जिसमें आपको बता दें खालिस्तानी कमांडो फोर्स के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। बड़ी कामयाबी है, तस्वीरें आपके सामने है और खालिस्तानी आतंकियों की पहचान क्या कुछ है ये भी आपको बताते हैं। पहले का नाम जो है वो गुरविंदर सिंह बताया जा रहा है, वहीं पर दूसरे आतंकी का नाम वीरेंद्र सिंह है और तीसरे का जसनप्रीत सिंह जो है बताया जा रहा है। बड़ी कामयाबी जो है पुलिस को मिली है, क्योंकि 3 खालिस्तानी जो आतंकी है उनका एनकाउंटर जो है वो किया गया है और इन्हें ढेर कर दिया गया है। और आपको बता दें इनसे क्या कुछ मिला है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल भारी मात्रा में हथियार जो है वो बरामद किया गया है। बता दें कि 2 AK-47 और 2 पिस्टल भी इन तमाम चीजों में शामिल है। बिल्कुल आपको बता दें ये पूरा एनकाउंटर के दौरान का वाकया, जहां पर पुलिस की गाड़ी पर भी इन आतंकियों द्वारा हमला किया गया और गाड़ी पर लगातार गोलियों के निशान भी हमने आपको दिखाए, तस्वीरें भी आपके सामने। फिलहाल मौके से एक बाइक भी बरामद की गई है और इस एनकाउंटर को लेकर फिलहाल यही जानकारी है कि 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। तो पूरा मामला क्या है? गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर अटैक हुआ था, जिसके बाद की इस पूरी कार्रवाई को अंजाम जो है फिलहाल दिया गया है। और 19 दिसंबर को कलानौर थाने की चौकी बख्शीवाल पर ग्रेनेड अटैक हुआ था और फिर ये पूरा एनकाउंटर आज देखने को मिला है। वहीं ऑटो में बैठकर ये तीनों आतंकी आए थे, लेकिन अभी फिलहाल इन तीनों को ढेर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने जांच पड़ताल कर एक ऑटो को भी कब्जे में लिया था और अब ये एनकाउंटर का वाकया जिसमें 3 आतंकी मारे गए हैं। ग्रेनेड फेंकने के लिए ऑटो का इस्तेमाल किया गया। मैंने पहले भी बताया कि 3 आतंकी एक ही ऑटो में सवार होकर आए थे। बिल्कुल ये तस्वीरें आपके सामने हैं एनकाउंटर के बाद, जहां पर 3
खालिस्तानी आतंकियों को पुलिस ने ढेर किया है। उमेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, बताइएगा कितना ज्यादा एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एक तो पहले आतंकी वारदातें जो है अंजाम दी गई, ग्रेनेड अटैक किया गया। दूसरी बात, इस एनकाउंटर के हवाले से अगर बात की जाए, आगे और भी साजिशों को अंजाम दिया जा सकता था। रूपाली, बिल्कुल जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है और ये खालिस्तानी आतंकी हैं और इनके द्वारा जो है 19 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया गया था। उसके बाद से जो है पंजाब की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार तलाश कर रही थी और आप देखिए कि एक बड़ी कामयाबी तब हाथ लगी जब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के पूरनपुर में पंजाब की जो पुलिस है और उत्तर प्रदेश पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में 3 आतंकियों का एनकाउंटर किया है, जिसमें उनकी मौत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई है। तो ऐसे में एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की और पंजाब पुलिस की संयुक्त ऑपरेशन में। ये तीनों आतंकी जो खालिस्तानी आतंकी हैं इनको कार्रवाई की जद में लाया गया। उसके बाद मुठभेड़ के दौरान डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया है। तो ये बड़ी एक कामयाबी है कहीं ना कहीं दोनों एजेंसियों की, साथ ही साथ इनका जिस तरह से लगातार इनका जो नेटवर्क है वो बढ़ रहा था और यही वजह है कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो या प्रदेश स्तर हो, हर जगह पे सुरक्षा एजेंसियां इनकी नकेल कस रही हैं। उमेश, और यही वजह है को कि तो मौत के घाट उतार दिया गया है, इनको ढेर कर दिया गया है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कौन था, उसके खिलाफ किस तरीके से मुहिम छिड़ चुकी है पुलिस द्वारा, किस तरीके से काम किया जा रहा है पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस, क्योंकि ये 3 आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं, ग्रेनेड अटैक होता है, ऑटो में सवार होकर आते हैं, लेकिन इनको भड़काने वाला कौन था, इस पूरे हादसे के पीछे का जो मास्टरमाइंड है, क्या उस हवाले से कोई अपडेट है? देखिए सिपोन, बिल्कुल है, इनके मास्टरमाइंड कौन है इसको लेकर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार इनके आकाओं की नकेल कसने के लिए लगातार अभियान चला रही हैं और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि जिस तरह से इन्होंने घटना को अंजाम दिया था पंजाब के गुरदासपुर में, उसके बाद से एजेंसियां इनकी तलाश कर रही थी और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो एजेंसियां हैं और पंजाब की एजेंसियों का संयुक्त ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी मिली है। ये भी माना जा रहा है कि इनके नेटवर्कों को और जांच की गति में तेजी लाई जाएगी ताकि इनके नेटवर्कों को ध्वस्त किया जाए और साथ ही साथ इस बात की भी सुरक्षा एजेंसियां पता कर रही हैं कि किसके शरण में ये पीलीभीत में थे और कौन इनको यहाँ पर शरण दे रहा था और इनका मंसूबा क्या था। साथ ही साथ जिस तरह से सिपवन चाहे पीलीभीत की बात करें या बहराइच की बात करें, ये उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं जो नेपाल से सटे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि किसी गंभीर घटना को कारित करने के लिए या नेपाल जाने की ये लोग फिराक में थे। हालांकि एजेंसियों की ये बड़ी सफलता मानी जाएगी जब तीनों आतंकियों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया है। ठीक है उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। उमेश मिश्रा यहाँ पर अपडेट कर रहे थे किस तरीके से पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पर कि 3 खालिस्तानी आतंकियों को ढेर किया गया है। एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर यह भी है क्योंकि इनके पास से 2 AK-47 राइफल्स और कुछ पिस्टल और अन्य इंक्रीमेटिंग मटेरियल भी जो है वो भी बरामद किया गया है। फिलहाल इस पूरे हादसे के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो इस पूरे मामले की जड़ तक जाने का प्रयास करें। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। कश्मीरी GI लेबल मसनूआत की QR कोड की ऑथेंटिकेशन के साथ पेशकश है फनकाराना दस्तकारी से तैयार करदा हर एक मसनूआत जो कश्मीर की दस्तकाराना तहजीबी पस मंजर की कहानी बयान करती है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आपके सामने कश्मीरी फन का हकीकी जौहर ही है, एक लम्हा निकालें और अपने प्रोडक्ट पर QR कोड स्कैन करें। आपकी खरीदारी की सदाकत की तौसीक करने से आपको ये एतमाद मिलता है कि ये एक हकीकी कश्मीरी GI लेबल वाला शाहकार है। बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी मैं मां नहीं बन पा रही थी। फिर हमें IVF के बारे में पता चला और उसकी मदद से हमें बच्चे की खुशी मिली। इसी तरह IVF ने लाखों कपल्स के सपनों को सच किया है।
1 साल तक अगर कोई संतान ना होने की समस्या से जूझ रहे हैं तो आज ही डॉक्टर से अपना इनफर्टिलिटी कंसल्टेशन कराएं। इंदिरा IVF, निसंतानता और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात 1 माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीतांबरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। आओ चलें महाकुंभ, पुण्य फलें महाकुंभ चलें। चलिए ब्रेक के बाद लौट चुके हैं, आगे बढ़ते हैं जहां पर सीधे उत्तराखंड चलते हैं। वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का संबोधन है, आइए सुनते हैं। शिक्षार्थियों ने विश्व बंधुत्व का भाव लेकर शिक्षा, धर्म और समाज सेवा के क्षेत्र में एक वैश्विक पहचान स्थापित की है और सच में इस प्रांगण में आना, ये हम सब लोग जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये माध्यम जरूर हमारा विश्वविद्यालय के हमारे आयोजक मंडल बने, हमारे प्रोफेसर सत्यपाल जी बने, उनकी पूरी टीम बनी है, लेकिन सच मानिए कि वही व्यक्ति इस तपोभूमि पर आ सकता है जिसके ऊपर हमारे ऋषियों का, मुनियों का यहाँ पर जो है जिनके ऊपर आशीर्वाद हो, उन्हीं के कारण से हम यहाँ पहुंचे हैं। अन्यथा कोई न कोई माध्यम ऐसा बन जाता कि उसमें व्यवधान आ जाता, हम भी यहाँ आने से वंचित हो जाते। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज मुझे एक ऐसे स्थान पर जाना है जहां से मेरे पूज्य पिताजी ने अपनी सेना की सेवा प्रारंभ की थी और मेरा बाल्यकाल वहां पर बीता। कुछ 1 साल मैंने वहां शिक्षा अध्ययन किया और वहां पर एक कार्यक्रम था जो पहले से निर्धारित हो गया था, लेकिन बीच में प्रोफेसर सत्यपाल जी का आदेश हुआ और जैसा आदरणीय CR पाटिल जी ने कहा कि केवल सूचना नहीं दी, उन्होंने मुझे भी आदेश ही किया कि नहीं, आपको अवश्य इसमें रहना है। तो मैंने कहा आप 3 दिन पहले बता रहे हैं और एक कार्यक्रम बहुत पहले हो गया है। मैंने कहा मैं इसके लिए वहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, वहां के आयोजकों से जरूर निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का कार्यक्रम है और उसमें रहना मुझे बहुत जरूरी है, इसमें जरूर मुझे सम्मिलित होना है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस कार्यक्रम को 2 घंटे और आगे कर दिया। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म में उल्लेखित जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है और उस पर आधारित एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की अवधारणा को वैश्विक मंचों पर साकार कर रहा है और पूरी दुनिया आज भारत के हर उस बात को जो दुनिया के हित में, जो मानवता के हित में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिसको उद्धत किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको अपना रही है। ये हम सब लोगों ने देखा कोरोना के समय में 100 से भी अधिक देशों को हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम किया था। योग एवं आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर ले जाना हो, अनेक छोटे देशों को आर्थिक सहायता देनी हो, उनके यहाँ किसी आपदा के समय में भारत के तंत्र के द्वारा मदद पहुंचानी हो, आदरणीय मोदी जी ने सदैव पूरी पृथ्वी को मानवता के एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। लगातार इस दिशा में उनके प्रयास जारी हैं और आज उत्तराखंड के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में
सनातन संस्कृति के उन्नयन के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए लगातार संकल्पित होकर काम कर रही है, उसको आगे बढ़ा रही है। उसके लिए चाहे आज हमारे चारों धाम हो, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, पुनर्निर्माण हो, नवनिर्माण हो, या मानसखंड मंदिर माला मिशन हो, इसके अंतर्गत हमारे सभी पौराणिक मंदिर, देव स्थान, उन सभी का नवनिर्माण किया जा रहा है, उन सभी का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, कायाकल्प किया जा रहा है, और प्रत्येक स्तर पर जो हमारी धरोहर है उनके। तो जहां पर आप सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, बलिदान दिवस पर राष्ट्रभक्त सम्मान समारोह जो है वो आयोजित किया गया था देहरादून में, जहां पर कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया और जो लोग वहां पर मौजूद थे उनको संबोधित भी किया गया। आगे बढ़ जाएंगे जहां पर कि हमने आपको पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी कामयाबी हासिल जहां पर उन्होंने की है वो भी हमने आपको बताया, लेकिन इसी बीच लखनऊ में भी एक मुठभेड़ जो है वो हुई है, जहां पर यूपी के पीलीभीत के बाद लखनऊ में एनकाउंटर जो है वो देखने को मिला है। चिन्हट इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और गोली लगने से बदमाश अरविंद कुमार जो है वो घायल हो चुका है। ये बदमाश का नाम अरविंद कुमार बताया जा रहा है और इंडियन ओवरसीज बैंक में बड़ी चोरी जो है वो अरविंद द्वारा की गई, जिसके बाद कि पुलिस और इस अरविंद यानी कि जो बदमाश है इसके बीच में एनकाउंटर होता है, जिसमें कि इसके पांव में गोली लग जाती है। फिलहाल आपको बता दें कि इन बदमाशों ने चिन्हट में मटियारी चौराहे पर कल इंडियन ओवरसीज बैंक में बड़ी चोरी की थी और कल ही चोरी करने के बाद आज पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है और आज ही यूपी के पीलीभीत के बाद अब लखनऊ में भी एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। मौके से 2 बदमाश फिलहाल के लिए फरार हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने एक 315 बोर का कट्टा और एक बिना नंबर की सफेद रंग की कार भी बरामद की है। तस्वीर आपके सामने, ये वही कट्टा है, ये वही गोली है जिसे कि पुलिस ने बरामद किया है और कार की तस्वीर भी अभी ये वो कार है जिसको कि पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। फिलहाल के लिए 2 बदमाश जो है वो मौके से फरार हो चुके हैं। चिन्हट के किसान पथ के पास ये मुठभेड़ हुई है, जहां पर कि इंडियन ओवरसीज बैंक में कल एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे जहां पर कि उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश से बिजली विभाग के तहत एक खबर, जहां पर बिजली निजीकरण के खिलाफ बड़ा आक्रोश हुआ है। बिल्कुल, आपको बता दें लखनऊ में आयोजित बिजली पंचायत जो है वो की गई है और इसी में पंचायत में बटेंगे तो बिकेंगे का नारा जो है वो दिया गया। यहाँ पर आप ये नारा अंदाजा लगा ही सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार पोस्टर वॉर में भी इस तरीके के नारे देखने को मिल रहे हैं। अब बिजली निजीकरण के खिलाफ जो आक्रोश बढ़ा है उसमें एक बार फिर से बटेंगे तो बिकेंगे का नारा जो है वो लगाया गया। जनवरी से पूरे प्रदेश में आपको बता दें कि बिजली रथ जो है वो शुरू होने वाला है, जहां पर सियासी तकरार पोस्टर वॉर को लेकर, नारों को लेकर देखी जाती थी। अब बिजली निजीकरण के खिलाफ जो आक्रोश देखने को मिला है उसमें भी साफ तौर पर ये नारा जो है वो लगाया गया। और आपको बता दें कि बिजली पंचायत जो है वो आयोजित की गई और यहाँ पर लगातार हाथों में तख्तियां लेकर जो कर्मचारी है वो डटे रहे हैं। और आपको बता दें यहाँ पर इन लोगों को इस समर्थन में जो है किसान और उपभोक्ता जो है वो दोनों आए हैं। तो साफ तौर पर ये बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं या फिर जो बिजली रथ का आयोजन होना है उसको लेकर किस तरीके से सियासी बवाल होगा वो भी देखना है, लेकिन साफ तौर पर बटेंगे तो बिकेंगे ये भी नारा इसमें लगाया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर बिजली पंचायत में हजारों कर्मचारी जो है वो इकट्ठा हुए हैं और इस दौरान हाथों में उन्होंने तख्तियां ली और हजारों कर्मचारी जो है वो डटे रहे। अब नारा भी जिस तरीके से मेरी सहयोगी रूपाली ने बताया कि बटेंगे तो बिकेंगे का नारा यहाँ पर दिया गया है। पोस्टर वॉर हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखी, अब उसी के तहत एक और नारा यहाँ पर सामने आया, जहाँ पर हमने देखा कि नाराज कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री जो है उनसे इस्तीफे की मांग की है। तो चलिए अब बात मौसम के हवाले से भी होगी, जहां पर मौसम जो है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है और ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड में लगातार इजाफा हो रहा है। कश्मीर घाटी में कई जगहों पर झरने जो हैं वो जमते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। कई जगहों पर माइनस में तापमान पहुंच चुका है। सिर्फ उत्तराखंड और कश्मीर में ही नहीं, आसपास के जो भी इलाके हैं वहां पर भी सीधे तौर पर इस बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है, जहां पर कश्मीर में
21 दिसंबर से 31 जनवरी तक चिल्ले कलान का ये जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर कड़ाके की ठंड देखने को मिलती है और इसका सीधा असर पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर बर्फबारी का दौर जारी है। लोग अलग अलग तरीके से अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। अलाव का सहारा लिया जाता है, अन्य चीजों का सहारा लिया जाता है, लेकिन फिलहाल चिल्ले कलान जो है वो 21 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक ये जो सिलसिला है हार्श विंटर का वो जारी रहने वाला है। और इसी के साथ जो प्रशासन है, सभी तरीके के इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं कि बिजली और पानी की कोई दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, 40 दिन का सर्दियों का बादशाह चिल्ले कलां आया है, लेकिन देश भर में मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो आपको बता दें हरियाणा में हल्की बूंदाबांदी जो है वो देखी गई है, जिसके बाद किसानों के चेहरे पर खुशी आई है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो वहां पर भी आज अंदाजा लगाया गया है कि हल्की बूंदाबांदी बारिश जो है वो देखी जाएगी। इसी के साथ देश भर में अगर बात की जाए तो पूरी जगह जो है शीतलहर और कोल्ड वेव देखने को मिल रही है, जिसके कारण लोगों को ठिठुरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के हवाले से बात की जाए तो लेह लद्दाख में माइनस में टेम्परेचर हो चुका है, जहां पर कश्मीर में एक तरफ डल लेक जो है वो जमती हुई नजर आई है, सभी नदी नाले जो है वो जम चुके हैं और इन कड़ाके की ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर किया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इरफान फाजिल जुड़ चुके हैं। इरफान, बताइएगा कश्मीर की वादियों में इस वक्त चिल्ले कलां किस तरीके से चल रहा है और ठंड किस तरीके की है? देखिए, वादी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से चिल्ले कलान का आगाज हुआ है और उसी के साथ साथ देखा जाए तो मौसम ने करवट ली और सुबह से हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा ठंड है। इन बिटवीन अगर मैं बात करूं पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर तो वहां पर जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन है कि बर्फबारी होगी और साथ ही साथ जी हाँ कह सकते हैं कि कई सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि इस ड्राइनेस से थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा, क्योंकि काफी ठंड है और माइनस 8.5 जो है तकरीबन पारा चला गया है। और इन बिटवीन अगर देखें तो डल लेक का जो सुबह सुबह का नजारा होता है एंटायरली फ्रोजन रहता है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि काफी शिकारा वालों को भी चलने की दिक्कतें दिखाई देती है, क्योंकि वो चल फिर नहीं पाते हैं। इंतजार रहता है कि कब थोड़ा सा धूप निकलेगी और उसके साथ जो है मौसम करवट लेगा। मैं कहना चाहूंगा रूपाली और शिपन आपको कि इस वक्त कश्मीर में चिल्ले कलान मगर साथ ही साथ सर्दी और कड़ाके की सर्दी इन बिटवीन बहुत सारे मुश्किलात लोगों के भी बढ़ गए हैं। यानी नदी नालियों में तो पानी जम चुका है, घरों में जो है पानी नलकों के जरिए या पाइप्स के जरिए पहुंच नहीं पाता है, बिजली की कटौती काफी ज्यादा है। यानी हम कह सकते हैं कि थोड़ा जनजीवन भी प्रभावित हो जाता है जब इस तरह के मामला कश्मीर में दिखाई देते हैं, खासतौर पर चिल्ले कलान को लेकर। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो उनका प्रेडिक्शन अभी 27-28 तारीख को है। उनका कहना है कि क्रिसमस के बाद थोड़ा सा हल्की बर्फबारी या बारिशें हो सकती है, जिससे ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि कोहरा टूट सकता है, ये इस तरह का फ्रोजन एटमॉस्फेयर टूट सकता है। लेकिन इरफान, जहां पर अगर हम गवर्नमेंट के हवाले से बात करें, गवर्नमेंट जो है वो पूरी डेडिकेशन से काम कर रही है। उमर अब्दुल्ला का कल ट्वीट भी सामने आया था, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि जम्मू के सभी प्लान्स में कैंसिल कर रहा हूं, क्योंकि कश्मीर वादी में जो है वो बिजली और पानी को लेकर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और वो खुद मॉनिटर करना चाहते हैं ताकि लोगों की मुश्किलात जो है वो थोड़ी सी कम हो सके। उस हवाले से क्या कुछ अपडेट है? प्रशासन ने किस तरीके से सभी तैयारियां की हैं? देखिए शिपन, मैं आपको बताना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन तो हर रोज हर साल इस तरह के दावे बुलंद करती है। नो डाउट अबाउट इट कि अभी भी यूटी है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उमर अब्दुल्ला की सरकार है, मगर इस बीच अगर देखा जाए आने वाले टाइम से पहले ही कई सारे जब मुतालबात सामने नजर आते हैं तो प्रेडिक्शन ये रहती है कि वी आर ऑन टोज। मगर जमीनी हकाइक क्या है, जमीनी सिचुएशन क्या है, वो मैं आपको ग्राउंड जीरो से बता रहा हूँ। शहर के साथ साथ कई इलाके ऐसे हैं जो बिजली में काफी ज्यादा गुल है, जहां पर बिजली नहीं है, जहां पर पावर की कटौती काफी ज्यादा है, कर्टेलमेंट्स का शेड्यूल पता नहीं है। इन बिटवीन अगर देखा जाए बिजली का फीस लोग भरते हैं मगर उसके बावजूद भी बिजली नहीं मिल पाती है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अरेंजमेंट्स को लेकर जब हम बात करते हैं तो आए रोज सरकार तो बुलंद दावे करती है, मगर जहां तक खाने पीने के मामले, गैस के मामले, चावल का मामला हो या इसके बीच जो जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज है, इसमें कहीं ना कहीं जो है लोगों के मुश्किलात सर्दियों में जरूर दिखाई देते हैं। अब अगर देखिए अगर अभी बर्फबारी होती तो काफी ज्यादा मुश्किलात और पैदा हो जाते हैं। शुक्र खुदा का अभी बर्फबारी नहीं हुई है, जब बर्फबारी हो जाएगी उसके बाद रास्ते बंद हो जाते हैं, यानी कर्टेलमेंट्स पावर के और बढ़ जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जो है ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मैं इसको वहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो जाहिर तौर पर जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, वो भी वहाँ पर पहुंचे होंगे। उनमें किस तरीके का उत्साह है? क्योंकि अभी फिलहाल बर्फबारी कुछ इलाकों में नहीं हुई है, लेकिन लोगों को जरूर इंतजार होगा कि जल्दी से स्नोफॉल हो जाए और पर्यटन यहाँ पर और ज्यादा है। जल्दी से बताइएगा।
बात कहूंगा कि दे आर ऑलमोस्ट इन द हेवन, दे आर एंजॉयिंग दिस वंडरफुल क्लाइमेट एंड ब्यूटी। उनका मानना है कि जन्नत में आ गए हैं, क्योंकि पता है बाहर गर्मी काफी रहती है, यहाँ के वो स्नो कवर्ड माउंटेन्स का एंजॉय करते हैं, नेचुरल ब्यूटी का। अभी तो क्रिसमस न्यू ईयर आने जा रहा है, तो ह्यूज सेलिब्रेशंस अक्रॉस गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम में। दे आर एंजॉयिंग दिस वंडरफुल क्लाइमेट। मगर उनका ये भी मानना है क्लाइमेट के साथ साथ कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी। ठीक है इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इरफान फाजिल यहाँ पर मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर कश्मीर वैली में कुछ दिन बाद यानी कि 25 दिसंबर के बाद जो है वो बर्फबारी हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल वहां पर कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन वो पूरी तरीके से यहाँ पर ऑन टोज खड़े हैं, पूरी तरीके से तैनाती के साथ काम किया जा रहा है ताकि लोगों को कोई प्रकार की दिक्कतें ना पेश आए। फिलहाल के लिए मुझे शिफन शर्मा और मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।